स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के तिफरा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में बनी एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग के फैलने के खतरे को देखते हुए आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों में भी अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर पहुंचे दमकल विभाग का पानी खत्म हो गया, लेकिन आग नहीं बुझी। गनीमत यह रही कि वक्त रहते फैक्ट्री में मौजूद लोग बाहर निकाल लिए गए। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक मंचले की महिलाओं ने जमकर पिटाई की। आए दिन ये युवक इन महिलाओं के साथ छेड़खानी करता था। कई बार नजरअंदाज करने के बाद भी जब ये युवक नहीं माना तो आज इन महिलाओं ने युवक को पकड़ लिया और फिर शुरू हो गई चप्पल, लात और घूसों की बरसात। मंदसौर बस स्टैंड पर ये युवक घंटों महिलाओं के गुस्से का शिकार होता था। यूपी के मेरठ जिले में चोरी करते रंगे हाथों पकड़े जाने पर एक युवक भीड़ के गुस्से का शिकार हो गया। कचहरी रोड पर एक निजी अस्पताल के सामने साइकिल चोरी करते समय युवक को लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। बिहार के जमुई में नक्सलियों ने धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस पर हमला किया। ये ट्रेन धनबाद से पटना जा रही थी। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 आरपीएफ के जवान और एक यात्री शामिल है। खबर है कि नक्सलियों ने आरपीएफ जवानों के कुछ हथियार भी लूट लिए हैं। ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर सहित 6 लोग इस हमले में घायल भी हुए हैं। कुछ यात्रियों को नक्सलियों ने अगवा भी कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। नक्सलियों ने तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट तक ट्रेन में सवार 3000 जवानों की जान को सांसत में रखा। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने ट्रेन पर 1000 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। मोर्चा महिला नक्सलियों ने भी संभाल रखा था। 1:20 और 1:30 के दरमियान नक्सलाइट ने अटैक किया और उसमें 3 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग थे और 5 रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स के 5 लोग थे। आरपीएफ का एक जवान पे हमला हुआ था, वो नहीं रहा है और एक सिविलियन भी नहीं रहा है, उसे मारा गया है और एक इंजर्ड है। तो अभी हमारे सब पुलिस तो वहाँ सीआरपीएफ और लोकल पुलिस वहाँ चली गई है। ऑपरेशन इज ऑन। नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी आतंक मचाया। यहां के सूरजगढ़ में एक मेटल प्लांट में फायरिंग करके नक्सलियों ने 3 लोगों की जान ले ली। मारे गए लोगों में मेटल कंपनी के अधिकारी जसपाल गिलानी, ठेकेदार मल्लिकार्जुन रेड्डी और एक पुलिस वाला शामिल है। गढ़चिरौली में 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कहा जा रहा है कि पुलिस की नवजीवन योजना से प्रभावित होकर इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों के सरेंडर को नक्सली मूवमेंट को झटके के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी से बड़ी तकरार के बीच नीतीश कुमार ने 2 दिन के अंदर बीजेपी को पीएम कैंडिडेट का ऐलान करने का अल्टीमेटम दिया है। लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह के बाद आज मुरली मनोहर जोशी ने भी फोन करके नीतीश को मनाने की कोशिश की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश ने इन्हें संकेत दिया है कि पीएम कैंडिडेट पर जल्द फैसला किया जाए। सेवा यात्रा पर पटना से कटिहार रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने कहा कि गठबंधन को लेकर जो भी फैसला होना है वो पार्टी की बैठक के बाद होगा। आडवाणी जी ने फोन किया था और उन्होंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद यादव जी को भी फोन किया था और उन्होंने कुछ बातें हम लोगों को कही है। हम लोग अपनी चर्चा बातचीत करेंगे तो इन सब चीजों पर संज्ञान लेंगे। रात में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी का भी फोन आया था, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का भी फोन आया था। तो राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहा, उस डेवलपमेंट के मद्देनजर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और सारी परिस्थितियों पर विमर्श करेंगे। आज हमारे लिए कुछ भी कहना उचित नहीं है और संभव नहीं है। खबर है कि नीतीश कुमार 16 जून को राज्यपाल से मिलकर नए सिरे से सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। उधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और महासचिव केसी त्यागी कल पटना पहुंच सकते हैं। सभी विधायकों को भी जेडीयू ने पटना तलब कर लिया है। माना जा रहा है कि 2 दिन में गठबंधन पर जेडीयू आखिरी फैसला ले सकता है।
दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और मुख्तार अब्बास नकवी मिले। मुलाकात के बाद शरद यादव ने कहा कि गठबंधन पर कुछ भी फैसला पार्टी के बाद होगा। ये इस दौरान बहुत सी बातें ऐसी हुई है, इसलिए हमारी पार्टी की बैठक होगी और उस बैठक के पहले मैं किसी तरह की बात इसलिए नहीं कहना चाहता। बैठक मैंने क्यों बुलाई? मैंने मीटिंग इसलिए बुलाई है कि उसमें सब बातों पर विचार विमर्श करके फिर आपसे बात करेंगे। शरद यादव से मुलाकात के बाद नितिन गडकरी ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से बात की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गडकरी ने राजनाथ को बताया कि जेडीयू पीएम कैंडिडेट को लेकर बीजेपी का रुख साफ करने को कह रहे हैं। हालांकि खबर यह भी है कि राजनाथ ने संकेत दिया है कि पीएम का फैसला पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगा, तब एनडीए में इस पर चर्चा होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उम्मीद जताई है कि जेडीयू से उनका गठबंधन नहीं टूटेगा। जनता दल यू के साथ भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुराना रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि जनता दल यू से हमारे रिश्ते टूटें और इसी दृष्टि से हमारे नेता आदरणीय अडवाणी जी ने भी लोगों से बातचीत की है और मैंने कल शरद जी से और नीतीश जी से बात की है। बिहार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन राय ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि गठबंधन तोड़ने से पहले सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। जब मैंडेट बीजेपी जेडीयू दोनों को मिला था, तो अगर ये समर्थन वापस लेते हैं, ये ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बना सकते हैं, लेकिन इनको जनता के बीच जाना चाहिए और अपनी स्थिति पता करनी चाहिए। जो महाराजगंज का नतीजा दिखता है उसमें कुछ स्थितियां साफ होती, तो इनको इस्तीफा देके एक बार जनता के बीच जाना चाहिए। अब वो एक आदर्श स्थिति होती है, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में तो आदर्श स्थिति कोई अपनाता नहीं है। आप जो बात करते हैं सैद्धांतिक रूप से वो सही है, लेकिन जोड़ तोड़ से ये अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आने वाले चुनाव जब भी हो इसका फल भुगतना पड़ेगा। बीजेपी जेडीयू में बढ़ती तकरार का असर सरकार के कामकाज पर भी दिखने लगा है। डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी अपने दफ्तर भी नहीं पहुंचे। उन्होंने फाइलें निपटाने से भी इनकार कर दिया। अफसरों से उन्होंने कह दिया है कि उनके सामने सरकारी फाइलें न लाई जाएं। मोदी ने सरकारी कार्यक्रम भी रद्द कर डाले। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने बीजेपी जेडीयू की तकरार को फिल्मी अंदाज में बयां किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, तब तक कांग्रेस के साथ गठजोड़ की कोई संभावना नहीं। 2-3 साल से ये बातें सुन रहे हैं। आज कोई कहता है फिल्मी गाने हैं कुछ हिंदी फिल्म के, कोई कहता है कि मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो, और दूसरे दिन फिर दोनों हाथ में हाथ लेके एक दूसरा फिल्मी गाना है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ये प्रवृत्ति है। आज की तारीख में नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ हैं, और जब तक जो पार्टी बीजेपी के साथ है, हमारा उससे कोई संपर्क नहीं है, हमारी कोई संभावना। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी को सांप्रदायिक बताते हुए नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। प्रवक्ता शकील अहमद ने यह कहा कि आडवाणी ने जो जहर बोया था, मोदी उसी की उपज है। नरेंद्र मोदी जी उस बीमारी का सिम्टम है जो कम्युनलिज्म नाम की बीमारी है, सांप्रदायिकता नाम की बीमारी है, जो भारत की राजनीति में 85-86 से लालकृष्ण आडवाणी जी ने शुरू की। नरेंद्र मोदी जी उसका सिम्टम है। आश्चर्य हम लोगों को तब होता है कि नीतीश कुमार जी सिम्टम का ट्रीटमेंट तो चाहते हैं, मगर जो इन्फेक्शन का जड़ है उसका ट्रीटमेंट नहीं चाहते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज परिवार के साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचे। साईं दर्शन करने के बाद लालू ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। लालू ने बीजेपी जेडीयू में चल रही तकरार पर खूब चुटकी ली। जेडीयू एनडीए से बाहर निकल रहा है, तो क्या नीतीश कुमार हम चाहते उसी में रहो, इसलिए मैं रहो उसी में। अगर बाहर निकलता है तो नीतीश कुमार बाहर निकल गया तो सब दोनों बाहर निकल गया, तो हम आ गया। लगता जो हंटर से मारता शेर को, नाम का हंटर मैन, दोनों को हंटर मारेगा।
सब बिहार का जनता। बीजेपी जेडीयू में बड़ी खटास के बीच नए मोर्चे की सुगबुगाहट पर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। नीतीश ने कहा है कि अभी मामला शुरुआती स्तर पर है। कल ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और नीतीश कुमार से बात करके फेडरल फ्रंट बनाने पर जोर दिया था। अगर सब लोग मिलकर एक दूसरे की समस्या को समझते हुए और जो कॉमन समस्या है उसके लिए कॉमन अप्रोच बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस विषय पर चर्चा हुई है, लेकिन ये बहुत ही जिसको कहिए कि ये प्रारंभिक स्टेज में है। आज ही इसके बारे में कोई कयास नहीं लगाया जा सकता है कि कोई इसके चलते एक राजनीतिक फ्रंट का उदय हो गया। उधर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर तीसरे मोर्चे की वकालत की है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि देश को कांग्रेस बीजेपी के बिना एक नए विकल्प की जरूरत है। हम लोग चाहते हैं और जितने भी नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी दल के लोग हैं वो सब चाहते हैं कि कोई न कोई ताकत किसी रूप में देश में दिखाई दे। और कई सवाल ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस और बीजेपी असफल हुई है। तो तीसरे मोर्चे की, तीसरी ताकत की या कोई नाम दिया जाए उसका, देश को जरूरत है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नए मोर्चे की संभावना को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि देश में पीएम पद के दर्जन भर उम्मीदवार हैं और पीएम के नाम पर इनमें सिर फुटअव्वल शुरू हो जाएगी। There is no third front in the country. There is no any existence. There are dozen PM candidates in the country. Mamata one, Lalita one, Manayam one, Nitish one. Everybody one is a aspirant of the PM. तो सब अपना गुट बना रहा है। हम लोग गुट बना लेगा, लेकिन जिस दिन पीएम का कैंडिडेट कौन रहेगा, कन्वेनर, उसी दिन सब टूट जाएगा। फूड सिक्योरिटी बिल पर अध्यादेश लाने से केंद्र सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं। पीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अध्यादेश लाने का फैसला टाल दिया गया। सरकार अब इस मुद्दे पर सभी दलों को मनाने की नए सिरे से कोशिश करेगी। दरअसल अध्यादेश का विरोध विपक्ष के साथ साथ एनसीपी और समाजवादी पार्टी भी कर रही थी। फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर सरकार के अंदर से ही विरोध के सुर सुनाई देने लगे थे। कृषि मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार तो इस कदर नाराज थे कि कैबिनेट बैठक में एक शब्द तक नहीं बोले। सहयोगियों की नाराजगी को देखते हुए पीएम ने कहा कि आम सहमति के बाद ही कोई फैसला होगा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल पास तो होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। चाहते हैं ये दोनों बिल संसद में पारित हों तो जन सामान्य के हितों से जुड़े हुए, लेकिन हम कुछ संशोधनों के साथ चाहते हैं ताकि खाद्य सुरक्षा का सही लाभ सभी को मिल सके। क्या हितों को सरकार। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आज यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बाबत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात भी की। अश्विनी कुमार और पवन बंसल के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में वैकेंसी है और पीएम ने पिछले दिनों कैबिनेट में फेरबदल के संकेत भी दिए थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा किया। शुक्ल बाजार में उन्होंने एक उप डाकघर का शिलान्यास किया। माना जा रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 की जंग के लिए यूपी में पार्टी को मजबूत करने का अभियान शुरू किया है, उसे देखते हुए राहुल भी पीछे नहीं रहना चाहते। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह ने साफ कहा कि 2014 में केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से तय होगा और बीजेपी इस रास्ते को तय करने में कामयाब रहेगी। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सागर में कहा कि उन्होंने बीजेपी नहीं छोड़ी थी, बल्कि पार्टी ने ही उन्हें निकाल कर बाहर किया था। ये सागर में मैं जब आई थी, जब भारतीय जनता पार्टी से मुझे निकाल दिया गया था, क्योंकि आपको ये पता नहीं है मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी नहीं थी, मुझे भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया था और मैंने मना किया था कि मुझको भारतीय जनता पार्टी से मत निकालो, आप गलत कर रहे हो, आप नियम विरुद्ध कर रहे हो, लेकिन फिर भी जब मुझे निकाल दिया। उमा भारती ने यह भी कहा कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश के सागर में उमा ने कहा कि किस सीट और किस राज्य से उन्हें लड़ना है, इसका फैसला पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह करेंगे।
मेरे को जहाँ कहेंगे मैं चुनाव तो जरूर लड़ूंगी लोकसभा, और जहाँ से राजनाथ जी कहेंगे, पहले मैंने एक कहा था नितिन जी कहें, अब राजनाथ जी अध्यक्ष।